हे गाइस, वेलकम। तो लास्ट क्लास अगर आपको याद हो तो हमने वैल्यूएशंस की एक ब्रॉड चर्चा की थी। आज मैं उसी डिस्कशन को आगे लेके जाऊंगा और रिलेटिव वैल्यूएशंस को समझेंगे हम आज के लेक्चर। तो रिलेटिव वैल्यूएशंस क्या हैं, कैसे करते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, प्रैक्टिकली क्या डिफिकल्टीज आती हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक डिटेल चर्चा। तो relative valuations is when we price, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, price वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ मैं, when we price an asset based on how comparable assets, comparable, most important word, comparable assets are trading in the market, trading in the market। ये डेफिनेशन है रिलेटिव वैल्यूएशन की। आपको याद होगा तो लास्ट जब मैंने अपना लास्ट लेक्चर किया था तो वहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था रियल एस्टेट का, जो सबसे मतलब नोन एग्जांपल है कि मेरा घर है, ठीक है, मेरे को आज जानना है कि इस घर की कीमत क्या है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा? सिंपल है, मैं जाके देखूंगा भाई रिसेंटली कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है इसी एरिया लोकेलिटी में, और वो घर अगर 80-90 लाख का बिका है तो मेरे घर की वैल्यू भी 80-90 लाख है, ठीक है ना। वो घर 1 करोड़ का बिका है तो मेरे घर की वैल्यू भी करीब करीब 1 करोड़ होगी। हो सकता है जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, फर्स्ट फ्लोर हो या सेकंड फ्लोर हो, या मैंने घर में वुडन फ्लोरिंग करा रखी हो या कुछ इटालियन मार्बल लगा रखा हो, तो मेरा घर थोड़ा महंगा बिक जाए, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू औसतन ऑन एवरेज इट विल बी द सेम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने घर की कीमत कंपेरेबल एसेट रियल एस्टेट से लगा रहा हूँ। तो ये तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैंने आपको दिया एग्जांपल रियल एस्टेट का, तो उसमें तो बहुत ही आसान था ये करना, लेकिन अगर एसेट फाइनेंशियल एसेट हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे इस चीज को, यानी कि शेयर्स हो तो कैसे करेंगे, देखते कैसे करेंगे। मैं टेलीकॉम कंपनीज का एग्जांपल लेके, ठीक है, क्योंकि मैंने टीएमटी सेक्टर, टीएमटी मतलब टेक्नोलॉजी मीडिया एंड टेलीकॉम, इस सेक्टर को मैं कवर किया करता था अमेरिकन मार्केट्स में, मेरे को इसकी काफ़ी नॉलेज है। तो मैं आपको इंडियन मार्केट में टेलीकॉम कंपनीज का एक रिलेटिव वैल्यूएशन करके दिखाता हूँ। मान लो तुम में से कई लोग ब्रोकरेज फर्म्स में जाओगे और इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की भी जॉब्स करोगे। मान लो तुमने मोतीलाल ओसवाल ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और मोतीलाल ओसवाल की टीएमटी सेक्टर की टीम में तुम एनालिस्ट लगे हो, टीएमटी सेक्टर, ठीक है। टीएमटी सेक्टर इज टेक्नोलॉजी मीडिया एंड टेलीकॉम। तो मैं ये सेक्टर कवर कर रहा हूँ, तो मैं टेलीकॉम भी कवर करूंगा, मीडिया कंपनीज भी, और कंपनीज इन द टेक्नोलॉजी स्पेस, ये तीनों मेरा कवरेज है, ठीक है। स्पेसिफिक कवरेज मेरा टेलीकॉम है, ठीक है। तुम्हारा जो मैनेजर है उसने मेरे को तुम्हें एक टास्क दिया है कि भैया शाम तक मुझे जो हमारी लीडिंग टेलीकॉम कंपनीज है उसमें से जो सबसे अंडर वैल्यूड कंपनी है ना, उसे ढूंढ के बताओ। अब भाई शाम तक इंट्रिंसिक वैल्यूएशन तो हो नहीं सकती, वो तो बड़ा डिटेल का काम है, मुझे इंडस्ट्री एनालिसिस करना पड़ेगा, कंपनी एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर डिस्काउंट रेट पे काम करना पड़ेगा, रिस्क फ्री रेट निकालना पड़ेगा, सब चीजें हैं। तो मैंने कहा यार शॉर्टकट मारता हूँ, रिलेटिव वैल्यूएशन करता हूँ। कैसे करेंगे रिलेटिव वैल्यूएशन? पहले तो मैं कंपनी शॉर्टलिस्ट करूंगा, सबसे पहले तो वही करना है। अच्छा, पहले मैं किस कंपनी को वैल्यू कर रहा हूँ, पहले तो वो मैं सोच रहा हूँ वैल्यू करने के लिए एयरटेल, ठीक है, एयरटेल कर रहा हूँ मैं वैल्यू। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली जो मैं बात कह रहा था कि मैं सबसे सस्ती कंपनी ढूंढना चाहता हूँ, जो मुझे टास्क दिया है वो टास्क भी हो जाएगा, लेकिन पहले हम एक कंपनी को वैल्यू करके देखते हैं।
कि रिलेटिव वैल्यूएशन में हम एक स्पेसिफिक कंपनी को कैसे वैल्यू करेंगे। मेरे मैनेजर ने मुझे एयरटेल वैल्यू करने के लिए कहा है, ठीक है, तो मैं एयरटेल वैल्यू करना चाहता हूँ। एयरटेल का शेयर अभी मार्केट प्राइस 3000 रुपीज है, ठीक है भैया। सबसे पहला टास्क क्या होगा, टास्क नंबर 1, what will be the first task? I have to identify comparable companies, ठीक है, comparable companies। अगर आपको मेरी पिछली डिस्कशन याद हो तो कंपेरेबल कंपनीज के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कंपेरेबल कंपनीज आर दोज कंपनीज व्हिच वी कैन कंपेयर विद माय कंपनी इन टर्म्स ऑफ नॉट बिजनेस बट कैश फ्लोज, रिटर्न एंड रिस्क। अगर मेरी कंपनी से इन कंपेरेबल कंपनीज की कैश फ्लोज, रिटर्न और रिस्क मैच करते हैं तो इट डजंट मैटर कि वो मेरे बिजनेस में हो या ना हो। ये हो सकता है ये कोई ऑयल कंपनी हो या कोई रिटेल कंपनी हो, तो भी उसके कैश फ्लोज, रिस्क और रिटर्न पैरामीटर्स सेम हो सकते हैं। तो क्रक्स ऑफ कंपेरेबल ढूंढने का तो ये है कि हमें ऐसी कंपनियां ढूंढनी है जो हमारे ऑपरेटिंग पैरामीटर्स को मैच करती हो, यानी कि उसके कैश फ्लोज हमारे जैसे हो, वो हमारी कंपनी जितनी रिटर्न जनरेट करती हो और उसके रिस्क सिमिलर हो, एंड ऑल्सो ग्रोथ पोटेंशियल और करंट ग्रोथ रेट जो वो कंपनी एंजॉय कर रही है वो भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही हो। अगर ये 4 पैरामीटर्स कोई कंपनी मैच करती है तो वो मेरी कंपेरेबल बन जाती है। ये तो हुई बात जो होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली हम अगर मैं सीधी बात करूं, देयर आर ओवर 45,000 लिस्टेड कंपनीज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में 45,000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं। इतनी सारी लिस्टेड कंपनीज में से अगर मैं ऐसे ढूंढने बैठ जाऊं तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। तो और जनरली ऐसा देखा भी गया है कि जो कंपनीज सिमिलर बिजनेसेस में होती है ना, और अगर वो ऑलमोस्ट सेम साइज की हो तो उनकी रिटर्न, रिस्क, ग्रोथ मैच कर जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत बार नहीं भी करती हैं, और एंड ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट इज दैट इज द केस। इस केस में हमें क्या करना चाहिए? मान लो अभी तो मैं इसकी कंपेरेबल कंपनीज के लिए टेलीकॉम कंपनीज ट्रेडिंग इन द मार्केट को लेके चल रहा हूं। तो कौन सी है टेलीकॉम कंपनीज ट्रेडिंग इन द मार्केट? मैंने एक एग्जांपल मैं वोडाफोन ले लेता हूं, ठीक है। वोडाफोन वैसे इंडिया में ट्रेडिंग नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। दूसरी होगी मेरी आइडिया, तीसरी टाटा कम्युनिकेशंस, फिर रिलायंस कम्युनिकेशंस, ठीक है, यूनिनॉर। ऐसी 4-5 कंपनियां हैं, ठीक है। सिस्टमा शाम जो एमटीएस वाले हैं, सिस्टमा शाम, ऐसी 4-5 कंपनियां निकाल ली मैंने, ठीक है। मैंने कहा अच्छा भाई इनके मार्केट प्राइसेस कितने कितने हैं? इसका है 1000, इसके हैं 2000, 500, 3700, 1200, 200। ये हो गए इनके मार्केट प्राइसेस। तो मैंने ये 6 कंपनीज कंपेरेबल कंपनीज निकाल ली है, ठीक है। अब क्या मैं बोलूं, कैसे करूं कंपेयर, कैसे करूं रिलेटिव वैल्यूएशन? क्या अगर मैं अभी यहाँ पे ये बोलूं कि अच्छा एयरटेल कर रहा हूं ना मैं वैल्यू, एयरटेल का मार्केट प्राइस है अभी 3000 रुपए, ठीक है, और वोडाफोन का 1000 है। वोडाफोन वैसे लिस्टेड नहीं है, एग्जांपल के लिए लेके चल रहा हूं। मान लो वोडाफोन का 1000 है, तो क्या बोलूं, एयरटेल ओवर वैल्यूड है?
अच्छा वहीं पे अगर मैं इसे रिलायंस से कंपेयर करूं जो 3700 का है तो एयरटेल अंडर वैल्यूड होगी। वाह बहुत बढ़िया है। तो कैसे कंपैरिजन कैसा होगा? मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यूज में तो इनका कंपैरिजन इम्पॉसिबल है, मुझे इन्हें एक स्टैंडर्डाइज्ड नंबर में देना होगा। यही एग्जांपल रियल एस्टेट में भी तो हो सकता है, आपको पता होगा। मैं अगर अपने घर की कीमत लगाना चाहूं तो अगर एकदम सिमिलर है, मान लो जैसे मेरा 3 BHK है तो मैं 3 BHK को और मेरी कॉलोनी में मेरे बगल वाले घर से अगर मैं वैल्यू करना चाहूँ वो 1 करोड़ में बिका है तो मैं बोलूंगा मेरा भी 1 करोड़ का है। लेकिन मान लो मेरा 2 BHK है और बगल में एक 3 BHK है तो क्या हमारे दाम सेम होंगे? नहीं होंगे क्योंकि वो घर मुझसे बड़ा है। तो वहां पे भी आप देखेंगे तो रियल एस्टेट में भी हम एक स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल यूज करते हैं व्हिच इज व्हाट? प्राइस पर स्क्वायर फुट या स्क्वायर यार्ड या स्क्वायर मीटर। हम स्क्वायर मीटर में रेट निकालते हैं या स्क्वायर फीट में रेट निकालते हैं और वो कोट करते हैं 4000 रुपए स्क्वायर फीट या 50,000 रुपए स्क्वायर मीटर। और उसके हिसाब से क्योंकि लैंड की साइज अलग है, घर की यूनिट की साइज अलग है, तो उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं और फिर एसेट पे लगाते हैं। सिमिलरली हमें इन सब एसेट्स की, इन सब शेयर्स की एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल चाहिए। जैसे रियल एस्टेट में वो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल है स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड या स्क्वायर मीटर, वैसे ही शेयर्स के केस पे वो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल मेरे पहले एग्जांपल में मैं लेके चलूंगा अर्निंग्स का। अर्निंग्स, ठीक है। मान लो मैं अर्निंग्स को लेके चलता हूं स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। ठीक वैसे जैसे हम रियल एस्टेट में एक स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल ढूंढ रहे हैं कंपेरेबल बनाने के लिए, वैसे ही हम इसको भी एक स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे? आपने एक, और वो मैं आपको वो मल्टीपल यूज करके बताऊंगा जो मोस्ट वाइडली यूज्ड है पूरे मार्केट में, जिसका नाम है पीई रेशियो। पीई रेशियो क्या होता है? प्राइस अर्निंग्स रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ठीक है, ये क्या रेशियो है? बहुत यूज किया है आपने, इंटर लेवल पे भी बहुत यूज किया होगा। ये रेशियो है क्या? चलो समझते हैं। मान लो एयरटेल ने इस साल 10,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। ठीक है, एफआई फिस्कल ईयर 2013 में उसने 10,000 करोड़ रुपए कमाया। ठीक है, मान लो 100 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं इसके। ठीक है, तो अर्निंग्स पर शेयर कितनी हुई? अर्निंग्स पर शेयर, अगर मैं अर्निंग्स पर शेयर निकालना चाहूं अभी एयरटेल की तो कितनी होगी? 10,000 करोड़ बटे 100 करोड़ which is ₹100 पर शेयर। ये हो गई ईपीएस which is the earnings recorded per share outstanding in the market। ठीक है, अच्छा मार्केट प्राइस इसका चल रहा है 3,000 रुपए, तो प्राइस अर्निंग्स रेशियो क्या निकल के आएगा? प्राइस अर्निंग्स रेशियो एयरटेल कितने? 3,000 बटा 100, कितना आ गए? 2 जीरो कट गए, 30 टाइम्स क्यों लिखा हमने वो बताता हूं अभी। पी रेशियो निकल के आया इसका 30, 30 टाइम्स मतलब कि मार्केट इन्वेस्टर्स एयरटेल के एक शेयर के लिए 30 टाइम्स इट्स अर्निंग्स
देने को तैयार है, ठीक है। तो अगर इसकी अर्निंग्स 100 से इस साल 150 है तो इन्वेस्टर्स इस कंपनी के लिए बता सकते हो मार्केट प्राइस कितने पैसे देने को तैयार होंगे? हर 1 रुपए के लिए 30 टाइम्स देने को तैयार थे वो। ये तो कहा था मैंने कि 1 रुपए ऑफ अर्निंग्स के लिए वो कितने गुना पैसे देने को तैयार है कंपनी को। तो 3000 रुपए देने को तैयार थे वो 100 रुपए के लिए, 1 रुपए के लिए 30 रुपए, 30 टाइम्स, तो 150 अगर हो जाए तो फॉर एवरी रुपी 30 टाइम्स विच इज 4500। तो अगर कंपनी अपनी अर्निंग्स पर शेयर को 50 रुपए से बढ़ा ले, उसका शेयर प्राइस 1500 रुपए से बढ़ जाएगा। ये होता है एक स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल और इसी को बोलते हैं पीई रेशियो। तो ठीक है, मैंने इसका पीई रेशियो निकाला 30 टाइम्स एयरटेल का। एयरटेल का मेरा अर्निंग्स पर शेयर आया है 30 टाइम्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। सिमिलरली मेरी कंपेरेबल कंपनीज में जो भी कंपनीज मैंने सेलेक्ट की थी, मैं उन सब के लिए अर्निंग प्राइस अर्निंग्स रेशियो निकालूंगा, ठीक है। तो ये मेरा एयरटेल है, ठीक है। प्राइस अर्निंग्स रेशियो एयरटेल 30, हाँ मान लो वोडाफोन निकाला, फिर वोडा 15, ठीक है। फिर मैंने निकाला टाटा कम्युनिकेशंस 18, रिलायंस कम्युनिकेशंस 25, ठीक है। 4 कंपनी ले लेते हैं अभी, 3 कंपनी, एक और आइडिया ले लेते हैं, आइडिया, ठीक है। आइडिया की 32, ठीक है। अब मैं एवरेज, ये तो 5 कंपनीज के हैं, मैं एवरेज निकाल लेता हूं, ठीक है। एवरेज फॉर द सेक्टर कितना है? 30, 45, 60, 63, 88, 90, 120 बटा 5 कितना होगा? 24 24 टाइम्स। तो इस सेक्टर में एवरेज जो पीई ट्रेड कर रहा है वो है 24 टाइम्स और एयरटेल ट्रेड कर रहा है 30 टाइम्स। कंसिडरिंग ऑल अदर थिंग्स इक्वल, कि इसके जो 3 प्रेडोमिनेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन को ड्राइव करते हैं, कैश फ्लो, ग्रोथ एंड रिस्क, अगर वो सेम है, अगर वो सब सेम है और एयरटेल 30 गुना ट्रेड कर रहा है तो एयरटेल महंगा है, ठीक है। उसके फंडामेंटल्स के हिसाब से और इंडस्ट्री के हिसाब से वो महंगा है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू करनी हो तो मैं टीएमटी सेक्टर का एनालिस्ट क्या ढूंढूंगा रिपोर्ट में? मैं इसको कैसे वैल्यू करूंगा? वैल्यू ऑफ शेयर एयरटेल कितनी होगी? एयरटेल का अर्निंग्स पर शेयर कितनी थी? 100 रुपए थी। मैं बोलूंगा एयरटेल का ईपीएस फिस्कल ईयर 13 का 100 रुपए। मैं बोलूंगा कि एयरटेल मुझे लगता है ओवर वैल्यूड है और 24 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड करना चाहिए, 24 टाइम्स पे ट्रेड करना चाहिए, जबकि 30 टाइम्स पे कर रहा है। तो ये गलत है, ये होना चाहिए। और अगर 24 टाइम्स पे ट्रेड करेगा तो इसकी प्राइस होनी चाहिए रिलेटिव टू द मार्केट, क्योंकि ये मार्केट का एवरेज है। 24 टाइम्स 100 which is 2400. Current market price 3000,
ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड? मार्केट 3000 का है, मेरी प्रेडिक्टिव प्राइस या फोरकास्टेड प्राइस 2400 रुपए है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस स्टॉक को, एयरटेल के स्टॉक को 2400 रुपए पे खरीदने को बोल रहा हूं लोगों को कि ये उसका दाम होना चाहिए, कंसिडरिंग हाउ अदर सिमिलर कंपनीज आर ट्रेडिंग इन द मार्केट, जिसके हिसाब से ये 600 रुपए ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड which is equal to 3000 minus 2400, 600 रुपए। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम relative valuation, where we price an asset based on how similar or comparable assets are trading in the market। इसके लिए हमें चाहिए क्या? A set of comparable companies, a standardizing variable, standardizing variable जो इसकी इसमें earnings था, earnings के अलावा हम book value यूज कर सकते थे, book value नहीं तो हम growth यूज कर सकते थे, कोई भी multiple जो हमें लगता है कि adequately represent करता है कि लोग अगर किसी एक कंपनी या एसेट को प्राइस कर रहे हैं तो वो किस बेसिस में कर रहे हैं। ज्यादातर देखा गया है कि वो कंपनी कमाती कितने हैं उसके बेसिस में करते हैं। तो इसलिए अगर मैं जितना ज्यादा कमाऊंगा उतना मेरा मल्टीपल बढ़ेगा। जैसे मैंने दिखाया एग्जांपल में भी, एयरटेल का जैसे बढ़ रहा था, एयरटेल का अगर प्राइस ईपीएस बढ़ेगा तो उसका प्राइस ऊपर जा रहा था, ठीक है ना। तो स्टैंडर्डाइजिंग वेरिएबल, कंपेरेबल कंपनीज एंड एवरेज पी निकाल के हम वैल्यू ऐसे कर देते हैं कि अगर ये सही ट्रेड करें जितने पैसे करना चाहिए तो इसका दाम इतना है, मार्केट में चल इतना रहे। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैं अपनी रिपोर्ट में लिखूंगा, जैसे इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट उठा के देखोगे तो, कि इनके मेरे हिसाब से इसकी प्राइस 2400 रुपए होनी चाहिए और ये 600 रुपए ओवर वैल्यू है, तो इसको बेच दो, ठीक है, सेल इट, अभी सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लो और निकल लो यहाँ से, क्योंकि इसका दाम तो गिरने वाला है, इसके ग्रोथ, रिस्क, कैश फ्लो सब सेम है बाकी कंपनी से, फिर भी 30 टाइम्स लोगों ने ओवर इन्वेस्ट कर रखा है मतलब कंपनी में। तो अब ओवर इन्वेस्ट कर रखा है, जब उन्हें पता लगेगा एक क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में रिजल्ट आ रहे हैं और ये उतने ही पैसे कमा रही है जितने ये सब कमा रहे हैं, तो फिर वो बोलेंगे यार मेरे को ये कंपनी 15 टाइम्स में ही मिल रही है और सेम पैसे कमा के दे रही है, मैं क्यों इसको खरीद के बैठा हुआ, मेरा दिमाग खराब है, मैं इसको बेच दूंगा। जैसे बहुत सारे लोग बेचना शुरू करेंगे ना तो ये धीरे धीरे खुद ही यहाँ पे आ जाएगा, सेक्टर एवरेज में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुई रिलेटिव वैल्यूएशन की क्रक्स। तो आई होप आपको ये छोटा सा पीस जो रिलेटिव वैल्यूएशन के बारे में किया आपको समझ में आया हो, और मैं होप करता हूँ कि आपको इससे एग्जाम में भी हेल्प मिले। हम क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे, मैं चाहता था एक बार कॉन्सेप्ट हम अच्छी तरह समझ लें इसका कि क्या है और कैसे है। तो आई होप मैं आपको वो बताने में समर्थ हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।